हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 और प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे एसिड के बारे में। इसमें हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन रखा था, कैसे रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड किया जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ, किस तरीके से कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड किया जाएगा। तो नेक्स्ट आप डाल दो हेडिंग दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ। तो एक बार जस्ट मैं आइडिया दे दूं कि बेस क्या हम लोगों ने कंसीडर किया था। तो अरेनियस बेस का डिफिनीशन आया था जो कि OH माइनस दे सके, जनरेट कर सके। देन हम लोग बोले थे कि जो है ब्रॉन्स्टेड बेस जो कि H प्लस एक्सेप्ट कर पाए, और फिर हम लोगों ने लेविस बेस बोला था कि जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। तो यहाँ पे जब हम लोग बेस की बात करते हैं तो जो भी निगेटिवली चार्ज हो जाए या जिसके पास में भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो जाए वो बेस की तरह बिहेव करेंगे। जैसे वेल फेमस इसमें आता है हम लोग का जो अमाइंस है, ठीक है। अब ये दिमाग में आएगा कि अमाइंस जो है ये कार्बनिक कंपाउंड है, उतना स्ट्रॉन्गर बेस तो नहीं है बट बेस की तरह बिहेव कर सकता है। ऐसा क्यों करता है? जैसे अगर आप फोकस करो अमाइंस पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि मान लो कि अगर H प्लस आता है तो इसको इजीली डोनेट कर सकता है, ठीक है। और यही इस अमाइंस को बेसिक बनाता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हो कि क्यों ये अमाइंस बेसिक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन at nitrogen, lone pair of electron at nitrogen makes amines in basic nature, makes amine basic in nature, ठीक है। बेसिक इन नेचर इस अमाइंस को बेसिक बना देता है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये H प्लस को डोनेट कर सकता है सॉल्यूशन में। और हम लोगों ने बोला था कि द स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कंसीडर्ड एज द बेसिस। भले उसको हम लोगों ने लेविस बेस बोला था, साथ में ये भी बोला जा रहा है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो दोनों के कैटेगरी में वेल फिट बैठ रहा है, जो हम लोग का ब्रॉन्स्टेड बेस का कॉन्सेप्ट था या लेविस बेस के कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, या ऐसा बोला जा सकता है कि ये स्पीसीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो विच स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन H प्लस that will be considered as the basis। तो कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज आप ले लो, जैसे हाइड्रोकार्बन में अगर मान लो ये निगेटिव चार्ज मैं लेता हूं, ये भी बेस की तरह बिहेव करेगा। कोई भी आप कंसीडर कर लो, दे विल बी कंसीडर्ड एज द बेस ओनली बिकॉज दे हैव द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन डोनेट। निगेटिव चार्ज वही दिखा सकता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है, और इट कैन इजीली डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सम स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, और वो एक बेस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं कि हम लोग का जो बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग डिस्कशन में रखने जा रहे हैं वन बाई वन, मेनली फोकस रहेगा अमाइन से रिलेटेड जो कंपाउंड है, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज नाइट्रोजन के केस में आपको एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये ऑक्टेट बनाता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो 3 बॉन्ड बनाता है। मैक्सिमम 4 बना सकता है, कब? जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तब बना सकता है। लेकिन 3 बॉन्ड पेयर के साथ अगर न्यूट्रल फॉर्म में है तो 3 बॉन्ड बनाएगा और इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये कहीं ना कहीं रीजन होता है कि जो नाइट्रोजन है दैट या अमाइंस बोल दो आप, अमाइंस एक बेस की तरह बिहेव करता है, उतने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ये भी मैंने पहले भी मेंशन किया था कि नॉट एज स्ट्रॉन्ग बेस लाइक इनऑर्गेनिक बेसिस। जैसे इनऑर्गेनिक बेसिस में लो आप NaOH ले लो, जो भी बेसिस कंसीडर कर लो, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। दे आर बेसिस बट उतने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होंगे जितना हम लोग कंसीडर करते हैं इनऑर्गेनिक बेसिस में लाइक NaOH, ठीक है। ये बात तो समझ में आती है। अब आप देखो हम लोग को डिसाइड करना है कि बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस की कैसे डिसाइड की जाएगी। तो आते हैं डायरेक्ट हम लोग कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम लोग को देखना होगा जब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन डिसाइड करना होगा, ठीक है। मेजर जो फैक्टर्स है अब लिखता हूं मैं। सबसे पहले आप देखोगे या मैं ऐसे लिख दूं क्या, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन कैसे डिसाइड किया जाएगा। इसके लिए आप जो फैक्टर कंसीडर करोगे दैट विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंस है वो कितना प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कि लोन पेयर हो तो वो डोनेट करना ही चाहे, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि वो डोनेट ना करना चाहे। कंजूस भी आदमी होते हैं, राइट। भले उसके पास पैसा हो बट वो टेंडेंसी देखना तो हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी लोन पेयर कितना इजीली डोनेट कर पाएगा। जरूरी नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और वो डोनेट करना ही चाहे। ये भी जो है केस
बन के आ सकता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर बोलने का मीनिंग कि उसकी टेंडेंसी हो डोनेट करने की। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। और दूसरा फैक्टर अगर हम लोग को बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, दैट विल बी कंपेयर द कि कोई अगर यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बन के आ रहा है, बिकॉज अगर ये प्रोटोनेट होगा तो कॉन्जुगेट एसिड बन के आएगा, दैट विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो दो फैक्टर काम करता है बेसिकली, हम लोग और भी कंसीडर करेंगे, अदर फैक्टर में भी कंसीडर करेंगे, बट मेनली आपको दो चीजें चेक करनी होंगी। ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रेंथ बोलते हो अमाइंस का कैसे देखा जाएगा, तो आपको देखना होगा कि लोन पेयर जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है वो कितना इजीली अवेलेबल है फॉर डोनेशन के लिए, कि किसी ग्रुप को या जो भी लेविस एसिड आ रहा है तो उसको इजीली कितना इजीली डोनेट कर सकता है। जरूरी नहीं है उसके पास लोन पेयर भरा पड़ा और डोनेट ही नहीं करना चाहे। जैसे आप देख लो, ऑक्सीजन की मैं बात करूं ROH और RNH2 की बात करूं, इसके पास ऑल दो देखोगे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बावजूद भी ये स्ट्रॉन्गर बेस होता है क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी है डोनेट करने की वो ज्यादा है। हम लोग को क्या देखना होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कैसे स्टेबिलिटी रिलेट करते हैं हम लोग, जैसे मान लो RNH2 लिया आपने, वाटर के साथ वाटर में आपने ऐड किया, ये प्रोटोनेट हुआ और जनरेट किया सोल्यूशन के अंदर OH-। आपको याद है कि मैंने केवी कैसे जो है डिनोट किया गया था, तो केवी वाज द कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। ठीक है, केवी हम लोगों ने ऐसे ही डिसाइड किया था, और कंसंट्रेशन ऑफ RNH2। अब यहां से बिल्कुल आइडिया है कि जैसे ही ये स्टेबल होगा, ये कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा OH- सोल्यूशन में बनेगा। तो ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन में जाएगा और OH- को जनरेट करेगा, और जितना ज्यादा OH- सोल्यूशन के अंदर जनरेट होगा उतना ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये बेसिकली बोलना चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका अमाइंस, उसका कॉन्जुगेट इस अमाइंस बेस बोल दो। तो यहां पे जो है सिंपल सा फंडा है कि जो है मोर द स्टेबिलिटी ऑफ RNH3 प्लस। अब ये कोई भी फैक्टर आ सकता है ऐसे ग्रुप को स्टेबलाइज करने के लिए। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ RNH3 प्लस, मोर विल बी केवी वैल्यू, जो केवी की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टेबल है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट करेगा। मोर विल बी केवी वैल्यू, दैट इंप्लाइज मोर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। जो अमाइन होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो कि रोल में आएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। आप कोई भी चेक करोगे शायद मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दोनों पैरेलली चलते रहेंगे। जहां पे कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पे मैं बोल सकता हूं उसके कॉन्जुगेट बेस के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होगा। तो आप पहले तो आप चेक करना सीखो कि किसमें इजीली लोन पेयर अवेलेबल है, साथ साथ में इसके बारे में भी कमेंट करते चलेंगे। तो ये दो मेजर फैक्टर्स होंगे जब अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड किया जाएगा। तो आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग जो है देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट जो अमाइंस हैं या डिफरेंट नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है उसमें किस तरीके से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करेंगे। फर्स्ट नोट डाउन, हम लोग वन बाय वन अमाइंस ग्रुप को कवर करते चलते हैं, देखते हैं जितने भी अमाइंस हैं, एरोमेटिक हो जाए या एलिफेटिक है, किस तरीके से उनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। एक बार जस्ट आइडिया लेते चलते हैं। तो सबसे पहले लिख दो आप बेसिक स्ट्रेंथ में आप लिख लो एलिफेटिक अमाइंस। जो एलिफेटिक अमाइंस है उसमें कैसे अल्टर होगा, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है कैसे डिसाइड किया जाएगा एलिफेटिक अमाइंस में। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। तो अगर मैं कंसीडर करूं, जस्ट आप ये देखना, मैं कंसीडर करता हूं CH3NH2, दिस इज आवर 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जो है चेंजेस लाता हूं इसमें, CH3NH CH3 और ये हो गया हमारा 2 डिग्री अमाइन। समझना इस बात, ठीक है, 2 डिग्री अमाइन। और फर्दर इसको जो है अगर मैं कंसीडर करूं, ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, दिस इज आवर 3 डिग्री अमाइंस। अब क्वेश्चन रेज होता है कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा और कैसे डिसाइड किया जाएगा विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर देख ले। ठीक है, देखो कैसे देखा जाएगा। देखो यहां पे जो ये CH3 ग्रुप है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप।
प्लस आई ग्रुप है। तो अगर मान लो कि आप नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप बढ़ाते जाओगे तो ऑब्वियसली जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर होगा इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। चाहे ये अगर 2 CH3 है तो और ज्यादा बढ़ाएगा, और 3 CH3 हो गया तो और ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये तो कहानी रही अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अगर आप उससे डिसाइड करना चाह रहे हो तो क्लियरली आप बोल सकते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे जाना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी 3 डिग्री इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन 1 डिग्री अमाइन। ये ऑर्डर जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग कंसीडर करें तो ये केस क्या होगा कि अगर मैं और कंसीडर करूं इसके कॉन्जुगेट एसिड को बना के, तब भी यही सेम कहानी होगी। तो कॉन्जुगेट एसिड बनाओ आप, तो इसको प्रोटोनेट कर दो, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अगर इसको कंसीडर किया जाए तो ये इसमें कॉन्जुगेट एसिड हो गया NH2 प्लस NCH3, ये कहानी है। इसको अगर आप प्रोटोनेट कर देते हो तो NHCH3 ये कहानी होगी। ठीक है, अब देखो क्या मैंने बोला, जितना ज्यादा इसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा उतना ही करेस्पॉन्डिंग इसका कॉन्जुगेट बेस बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा। अब इसमें कैसे डिसाइड किया जाएगा कि इस कॉन्जुगेट एसिड इज स्टेबल? कैसे डिसाइड किया जाएगा? क्या बोलते हैं कि चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, यही तो कहानी रही अभी तक के पूरे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जितना कम चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ऐसे मैं लिख दूं, ये ज्यादा सुटेबल होगा कि जितना कम चार्ज होगा मॉलिक्यूल पे उतना ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेस द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी। चार्ज हमारे लिए दुख होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो यहां केस कंसीडर करना, CH3 क्या है? प्लस आई ग्रुप है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ऑब्वियसली जो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इस पे थोड़ा सा कम करेगा। वैसे ही अगर 2 CH3 ग्रुप है तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, 3 CH3 ग्रुप है तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। तो यही ऑर्डर देखने को क्या मिलता है कि इधर से इधर अगर आप आ जाते हो तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है, ये अगर जाओ आप तो यहां से क्या होगा कि स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, दैट इंप्लाइज द बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो हम लोगों ने दोनों वे से देखा। कैसे देखा? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर की बेसिस पे देखा। तो यहां पे देखा कि जो है 2 प्लस आई ग्रुप है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट किया जा रहा है। तो ये तो आपको आइडिया आ गया होगा कि जो प्लस आई ग्रुप होंगे अगर प्रेजेंट होंगे क्या करेंगे, ये ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड क्या है? हमारा अमोनियम आयन है, अमोनियम लिख सकते हो, इसको बोलते हैं अमोनियम। ठीक है, तो स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट एसिड। जहां तक बात करें माइनस आई ग्रुप का, तो दिस विल डिस्टेबलाइज द कॉन्जुगेट एसिड। अगर माइनस आई ग्रुप में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, ऑलरेडी इसके पास पैसे वैसे कुछ नहीं है। अब उससे आप ऑलरेडी पैसा मांग रहे हो, कोई ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसके केस में आप वैसे भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में स्टेबलाइजेशन मिलेगा कॉन्जुगेट एसिड को, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई ग्रुप में इसको डिस्टेबलाइजेशन मिलेगा, जो अमोनियम आयन बना हुआ है, अमोनियम आयन। ठीक है, तो ये बात समझ में आता है कि यहां पे क्या कंसीडर किया जा सकता है। 3 डिग्री की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा 2 डिग्री से ज्यादा होगा, 2 डिग्री का 1 डिग्री। लेकिन सावधान होने की बात क्या है कि ये मैं डिस्कस कर रहा हूं केवल और केवल गैसियस फेज के लिए। गैसियस फेज में मैं अमाइंस की बात कर रहा हूं, एलिफेटिक अमाइंस। क्यों गैसियस फेज में? क्योंकि गैसियस फेज के अंदर केवल और केवल हम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, अदर जो फैक्टर्स है वो यहां पे नहीं कंसीडर किया गया। तो अगर मैं पूछा गया कि व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ इन द गैसियस फेज फॉर द एलिफेटिक मींस वी हैव टू गो विद द 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जाएगा। क्लियर है ये बात? अब फिर अदर क्या मैं कंसीडर करना चाह रहा हूं कि अदर फेज में क्या होगा। जैसे अक्वस फेज का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये गैसियस फेज बहुत लोग बोलते हैं नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जिसमें पोलरिटी ना हो, उस सॉल्वेंट के अंदर भी यही ऑर्डर जाएगा कि जो है 3 डिग्री अमाइंस विल बी मोर बेसिक देन 2 डिग्री, 2 डिग्री विल बी मोर बेसिक देन 1 डिग्री। लेकिन थोड़ा सा अक्वस सोल्यूशन के अंदर हम लोग को सावधान होना पड़ेगा। क्या होता है अक्वस सोल्यूशन के अंदर? अक्वस सोल्यूशन के अंदर एक फैक्टर काम करता है, दैट इज सॉल्वेशन इफेक्ट। ये यहां पे नहीं देखने को मिलेगा आपको।
है क्या ये सॉल्वेशन इफेक्ट? थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। ये सॉल्वेशन इफेक्ट क्या कंसीडर किया जाता है? जैसे कोई कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा कि इन दैट सिनेरियो ये स्टेबलाइज किया जा सकता है ये वाटर के थ्रू। मान लो कि सॉल्वेशन बोल रहे हैं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं हाइड्रेशन। इस तरीके से स्टेबलाइजेशन मिलेगा। अगर ये स्टेबलाइज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली इससे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, समझ सकते हो। जो ये ग्रुप अट्रैक्शन में जा रहे हैं अपोजिट चार्जेस, बिकॉज ऑफ दैट इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो जो है सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है? स्टेबलाइज, सॉल्वेशन क्या करता है? सॉल्वेशन बाय सॉल्वेशन कैटायन गेट स्टेबलाइज, कैटायन गेट्स स्टेबलाइज। जो कैटायन है वो हमारा इसमें स्टेबलाइज हो जाता है। तो बाय सॉल्वेशन कैटायन गेट्स स्टेबलाइज। अब इसमें बात किया जाए कि किस पे सॉल्वेशन इफेक्ट कैसे डिपेंड करेगा? तो सॉल्वेशन इफेक्ट डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर चार्ज कितना है और इसका साइज कितना है। तो बेसिकली चार्ज बाय साइज रेशियो मतलब मेंशन करने का मीनिंग है कि सॉल्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज रेशियो। दैट इंप्लाइज solvation is directly proportional to charge by size ratio. That implies it will be more the stability. अगर सॉल्वेशन ज्यादा है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको कि अगर सॉल्वेशन इंक्रीज होता है, और किस पे डिपेंड करेगा? ये चार्ज और साइज पे डिपेंड करेगा। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही सॉल्वेशन कम होगा। तो सॉल्वेशन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ conjugate acid going to increase. तो ये हम लोग को वर्क करने जा रहा है, यहां पे समझने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो यहां तो ऑर्डर था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का। यहां पे समझते हैं कि क्या ऐसा कोई फैक्टर काम करने जा रहा है। जस्ट मैं ले लेता हूं मिथाइल अमीन वाला केस, ठीक है, मिथाइल के साथ में। अब होगा क्या कि जब आप प्रोटोनेट करोगे तो ये बन जाएगा NH3+। समझ में आता है? ये जब वक्वस मीडियम में रखा गया तो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, लाइक कि H2, ठीक है, इस तरीके से इंटरेक्शन होगा। अब देखो ऐसे समझा जा सकता है, ज्यादा सही रहेगा। इसको समझने के लिए आप कंसीडर कर सकते हो N+, इसके साथ हाइड्रोजन है। तो यहां पे क्या होगा कि ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा OH2 के साथ में, OH2 के साथ में ये इंटरेक्शन में जाएगा, OH2 के साथ में, ऐसे कुछ इंटरेक्शन में दिखा सकता हूं, ठीक है। ये तो रहा 1 डिग्री अमाइंस के केस में। 2 डिग्री अमाइंस की बात करें तो इसको समझना NHCH3, जिससे पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे इंटरेक्शन होगा OH2 वाटर के साथ में इंटरेक्शन होगा। ये हो गया 2 डिग्री अमाइंस, 1 डिग्री अमाइंस, ठीक है। अब 3 डिग्री की बात करें तो कुछ ऐसे कहानी है, CH3, ठीक है, नाइट्रोजन है ना, NH प्लस पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे आपका OH2 के साथ है, ये होगा। तो ये हो गया 3 डिग्री अमाइंस के केस। अब थोड़ा सा आप फोकस करो इस पे, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है? क्या सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहे हैं? यहां पे हम लोग क्या देखें, 1 2 3 वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन में गए, मोर सॉल्वेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहां पे तो ही वाटर मॉलिक्यूल गए इंटरेक्शन में, तो थोड़ा सा कम हुआ, सॉल्वेशन इफेक्ट कम हुआ। यहां पे केवल एक ही वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन में जा रहा है। तो आप आइडिया समझ पा रहे हो कि सॉल्वेशन जो है इसका डिक्रीज हो रहा है, सॉल्वेशन डिक्रीज हो रहा है, और साथ में इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। यानी कि एक फैक्टर तो इसको सपोर्ट कर रहा है किसमें, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, और एक फैक्टर जो है नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो मैं अगर कंसीडर करूं किसमें बढ़ा है, सॉल्वेशन में जब कंसीडर किया जा रहा है तो इसका सॉल्वेशन ज्यादा है, 1 डिग्री का सॉल्वेशन ज्यादा है कंपेयर टू 2 डिग्री का ज्यादा है 3 डिग्री से, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट ऑर्डर है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती है कि अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, क्या सॉल्वेशन से डिसाइड किया जाएगा या इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड किया जाएगा? दोनों इफेक्ट रोल में आएंगे, और उसका रोल क्या हम लोग क्या देखने को मिलेगा कि द बेसिक स्ट्रेंथ किसको फायदा मिल जाता है, बीच वाले को, 2 वाले को फायदा मिल जाता है, क्योंकि सॉल्वेशन भी एक मिला जुला एक तरीके से हेल्प करता है, और इंडक्टिव इफेक्ट भी इसमें मिला जुला काम करता है, बीच में जो है एंजॉय करेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग क्या देखते हैं, ये 2 डिग्री अमाइंस का ज्यादा होता है। तो अगर केस इसमें कंसीडर करना
ठीक है, जब मिथाइल ग्रुप अगर मैं लेता हूं, जैसे R इक्वल टू मिथाइल, समझना इस बात को, R इक्वल टू मिथाइल, देन क्या देखने को मिलता है कि 2 डिग्री का बेसिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री से ज्यादा होगा, 1 डिग्री का 3 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर R इक्वल टू आप इथाइल रखते हो, यही दो ग्रुप का आप याद रखना, R को इथाइल रखते हो तो ये थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाता है, इसमें क्या आ जाता है 2 3 1। ठीक है, ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, 213 231 213 231। ये कब का है ऑर्डर? जब ये सॉल्वेशन इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा तो इन एक्वस सॉल्यूशन, ये कहां का आनी था, ये गैसियस सॉल्यूशन में। तो गैसियस सॉल्यूशन में तो आंख मूंद के आप इंडक्टिव इफेक्ट लगा लेते हो, लेकिन जहां तक मैं बात करूं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको सॉल्वेशन इफेक्ट को भी रोल में लेना पड़ेगा। अगर सॉल्वेशन इफेक्ट आ गया तो इन दैट केस जो ऑर्डर होगा, जो हम लोगों ने वहां पे डिसाइड किया है कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, वो ऑर्डर यहां पे नहीं फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या होगा, 213 और 231। क्या है ये जब मिथाइल ग्रुप रहेगा तब ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, और 231 कब होगा, जब ये इथाइल ग्रुप होगा। समझ में आ रहा है कि 2 डिग्री का ज्यादा होगा 3 डिग्री का 1 डिग्री से, बिकॉज यहाँ पे थोड़े से स्टेरिक फैक्टर्स भी आ जाएंगे। अब स्टेरिक फैक्टर्स हो जाए या जो भी कंसीडर कर लो, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि नेट रिजल्ट इस पे काम कर रहा है, दोनों का रिजल्ट सॉल्वेशन का, इस केस में सॉल्वेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत लोग बोल देते हैं, क्योंकि अगर मिथाइल ग्रुप है तो उसको प्रोटोनेट नहीं होने देगा, इजीली प्रोटोनेट नहीं होने देगा। तो सॉल्वेशन प्लस इंडक्टिव, इस केस के लिए मैं बोल रहा हूं सॉल्वेशन इंडक्टिव प्लस स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर भी काम कर रहा है, स्टेरिक फैक्टर, ये सभी मिलके मतलब सॉल्वेशन ही समझो आप, सॉल्वेशन मतलब स्टेरिक फैक्टर वही आ रहा है ना सॉल्वेशन के केस में, कि इजीली वाटर इसको जो है प्रोटोनेट नहीं कर पा रहा है। तो जो है सॉल्वेशन, इंडक्टिव, स्टेरिक फैक्टर, ये तीनों डिसाइड करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ इन द एक्वस मीडियम। जहां तक इसकी बात करें तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट रोल में आएगा गैसियस फेज में, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। एलिफैटिक की मैं बात कर रहा हूं, मैं अनसैचुरेटेड की बात नहीं कर रहा हूं अभी, अनसैचुरेटेड वाला केस कंसीडर करेंगे, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यही रोल में आ रहा है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो कि गैसियस फेज में कैसे ऑर्डर जाएगा। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया, खासकर वो 213 को और 231 को लेके, तो एटलीस्ट वो याद तो रहना चाहिए, क्योंकि जेई वालों का कोई भरोसा नहीं, कितने बार वो क्वेश्चन रिपीट करेंगे मेंस वाले। तो आप उन दोनों पॉइंट को याद रखना, 213 फॉर मिथाइल, 231 फॉर इथाइल। तो ये कहानी है एलिफैटिक अमाइंस के केस में। और भी फैक्टर्स देखते हैं जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को अल्टर करेंगे, जो अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, दैट इज अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, समझना इस बात को। पहली बात तो इसमें आता है हाइब्रिडाइजेशन का रोल, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी भी हम लोग अमीन्स की बात करें, बट नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड में हम लोग अमीन्स ही रख लेते हैं। अमीन्स के अलावा भी कंपाउंड आने जा रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन ये बहुत एक्सटेंट तक इफेक्ट करेगा। कैसे देखते हैं हम लोग एग्जांपल के थ्रू। जैसे अगर आप RNH2 लो, ठीक है, ऐसे इसको मैं कंसीडर करूं RCH2NH2, और ये कंसीडर करना RCH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं हम लोग इमीन, ये बोलते हैं अमाइन, और इसको बोला जाता है इमीन। नेक्स्ट इसी का मेंबर क्या हो जाएगा, दैट इज, और भी हम लोग कंसीडर करें, दैट इज साइनाइड। ये हम लोग को पता है साइनाइड। नो डाउट सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें भी नाइट्रोजन को कंसीडर किया जाए, दे हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें कंसीडर किया जाए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो क्या होने जा रहा है। देखो क्या होता था, याद है आपको, एज अ यहां पे हाइब्रिडाइजेशन पहले निकाल दो, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये आपका sp हाइब्रिडाइज है। तो क्या बोला जाता था, एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस, दैट इंप्लाइज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम, यानी कि नाइट्रोजन, यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन
इंक्रीजेस। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कंजूसी दिखाएगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो इजीली डोनेट नहीं करना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तब तो इजीली डोनेट कर देगा, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इजीली डोनेट नहीं करना चाहता है अपने ऊपर से इलेक्ट्रॉन। तो यही होता है कि एज अ परसेंटेज एज कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस, दैट इंप्लाइज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड डिक्रीजेस। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे sp हाइब्रिडाइज परसेंटेज एज कैरेक्टर 50%, sp2 हाइब्रिडाइज परसेंटेज एज कैरेक्टर 33.3% और यहां पे 25% है। ऐसा होता है क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ही वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होता है, ये आपको पता होगा। और न्यूक्लियस का इफेक्ट आपको ऑर्बिटल पे देखने को मिलता है। तो s परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस, दैट इंप्लाइज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड डिक्रीजेस। तो कोई पूछता है कि अमाइंस, इमाइन और साइनाइड में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। क्लियर? नेक्स्ट देखो आप, और कौन कौन से फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहीं ना कहीं लिंक है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये है सभी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इसमें ये इजीली डोनेट नहीं करना चाह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर से रिलेटेड ही है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से समझो। तो ये आप देखो, अब इसको और भी फैक्टर्स आएंगे इसमें, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आइए देखते हैं द सेकेंड फैक्टर्स क्या आ जाएगा इसमें कि डी लोकलाइज लोन पेयर, ठीक है, नाइट्रोजन, ऐसे लिखूं मैं क्या? नाइट्रोजन लिखना, नाइट्रोजन विथ लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज more basic than delocalized, ठीक है। N with the localized lone pair of electron is more basic than delocalized lone pair of electron, ठीक है। ऐसा समझा जा सकता है जैसे आपने लिया CH3 CH2 NH2 और मैं एक सिस्टम लेता हूं दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। अब इस कहानी को देखना आप, यहां पे लोन पेयर जो है इसको मैं क्या बोलूंगा? लोकलाइज होने का मींस कहीं घूम नहीं रहा है, जहां पे है उसको वहां पे रह रहा है। तो दिस इज कंसीडर्ड एज द लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड, ठीक है। बात समझ में आती है? और इस लोन पेयर को आप देख सकते हो कि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो इसको बोला जाएगा डीलोकलाइज्ड। तो क्या मैंने बोला कि डीलोकलाइज अगर है, मान लो डीलोकलाइज घूमता फिरता रहेगा तो फिर कहां जो है मिलेगा तुमसे, ठीक है। ये लोन पेयर तो घूम रहा है मॉलिक्यूल के ऊपर, और जब घूम रहा है तो प्रोटॉन जब इसके पास आएगा क्लोज तो बोलेगा कि जो है जाओ, यहां जरूरत नहीं है हमारी। तो डीलोकलाइज अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इन दैट केस क्या बोला जा सकता है? दैट इज गोइंग टू बी लेस बेसिक देन लोकलाइज लोन पेयर। यानी कि अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ को कमेंट करना चाहूं तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे एक कंसीडर करना है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ये आप लेना, ठीक है, दिस वन। और एक अभी एरोमेटिक सिस्टम में भी आएंगे, बट पहले आप इसको कंसीडर करो, आप देखना इसमें। जैसे इसमें मैं पूछूं कि विच इज गोइंग टू बी मोर बेसिक, ठीक है। ऑल्दो ये sp2 हाइब्रिडाइज, इसका भी लोन पेयर जो है डीलोकलाइजेशन में जाएगा, ये भी sp2 है नो डाउट। बट यहां पे क्या डिफरेंस आ जाएगा? इसका जो लोन पेयर है ये पिरिडीन मॉलिक्यूल है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज मींस एक जगह ही बस गया है, कहीं यहां से हिलने उलने वाला नहीं है। तो लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये यहां पे डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ में आती है बात? डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड बिकॉज ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन की वजह से इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन दिस टू कंपाउंड, दिस इज गोइंग टू बी मोर बेसिक। देन उसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट डालेंगे, यानी कि डायरेक्टली मैं बोलूं तो बेसिक स्ट्रेंथ पे इफेक्ट डालेंगे। थर्ड वन इज क्या बोला जाता है कि साइक्लिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन असाइक्लिक सिस्टम,
acyclic system having same nature of alkyl group, having same nature of alkyl group, ठीक है। एल्काइल ग्रुप का नेचर सेम हो, मतलब 3 डिग्री है तो वो भी 3 डिग्री हो, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री हो। अगर ऐसा केस हुआ तो साइक्लिक अमाइंस का जो बेसिक स्ट्रेंथ है असाइक्लिक सिस्टम से ज्यादा होगा। जैसे मैं एग्जांपल ये कंसीडर करूं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये आप ले लो, इस तरीके से लिया जाए। अभी देखते हैं किस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा। और एक आप ये सिस्टम कंसीडर करना, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बेसिक स्ट्रेंथ, समझ लो। नो डाउट दोनों का लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कितना किसमें इजीली अवेलेबल है। इसमें इजीली अवेलेबल होगा वो इजीली जो है प्रोटोनेट हो जाएगा। अब समझो इस बात को कि क्यों इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बोला गया कि साइक्लिक अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ असाइक्लिक सिस्टम से ज्यादा होगा। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लूं तो दिस इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन दिस। दोनों 3 डिग्री अमाइंस है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो प्रोटॉन घूमते फिरते आया कहीं से, बोला मुझे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इन दोनों में से देखो कौन इजीली डोनेट कर पाएगा। अब होगा क्या कि इसका जो लोन पेयर है, अगर मान लो आप देखो क्या कंसीडर किया जाए, जब प्रोटॉन अप्रोच करेगा तो ये एल्काइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करने वाला है, बट ये एल्काइल ग्रुप तो मूव कर सकता है ना, मूवमेंट हो सकता है इसके एल्काइल ग्रुप में। तो अगर मान लो प्रोटोनेट आ रहा है ये ग्रुप प्रोटोनेट करने, तो क्या देखने को मिलेगा कि एल्काइल ग्रुप का जो मूवमेंट है, राइट, ऐसे वैसे जो भी मूवमेंट करे उस मूवमेंट की वजह से जो प्रोटोनेशन होना चाहिए था वो प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक हम लोग आगे जाके देखते हैं एक और फैक्टर, दैट इज नाइट्रोजन इन्वर्जन। नाइट्रोजन इन्वर्जन ये होता है, जैसे मैं अभी जस्ट आइडिया में दे दे रहा हूं और आप थोड़ा सा इसको हम लोग फोकस करेंगे इसमें, जब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज, तब वहां पर नाइट्रोजन इन्वर्जन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिटेल करूंगा। अब देखो नाइट्रोजन इन्वर्जन में होता क्या है कि ये ऐसे एल्काइल ग्रुप अपना जो ये लोन पेयर का ओरिएंटेशन है ना, ये फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड, मल्टीपल टाइम में कर लेता है। तो ये भी रीजन कहीं ना कहीं दे सकते हो कि जो असाइक्लिक सिस्टम दिया जा रहा है ना इस तरीके से, तो देयर इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ नाइट्रोजन इन्वर्जन। कभी लोन पेयर ऊपर गया, लोन पेयर नीचे गया, ये आगे प्रोसेस को देखेंगे तो यहां पे वही फिनोमिना देखने को मिलता है कि जो है आप चाहो तो स्टेरिक फैक्टर लिख लो या जो है नाइट्रोजन इन्वर्जन लिख लो। इन दिस केस बिकॉज ऑफ दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज गोइंग टू डिक्रीज इन द असाइक्लिक सिस्टम। ठीक है, असाइक्लिक सिस्टम, और इसकी वजह से जो बेसिक स्ट्रेंथ है इसका कम हो जाएगा। तो रीजन भी हम लोग मेंशन कर ही देते हैं। ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा बट इसमें ज्यादा होगा क्योंकि ये फ्री है ना, एल्काइल ग्रुप तो फ्री है मूव करने के लिए, कैसे भी मूव कर सकता है। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस और नाइट्रोजन इन्वर्जन, अभी के लिए आप मेंशन कर दो, आगे चल के हम लोग नाइट्रोजन इन्वर्जन पे डिटेल करेंगे इन द स्टीरियो आइसोमेरिज में। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस या नाइट्रोजन इन्वर्जन, असाइक्लिक सिस्टम इज लेस बेसिक देन साइक्लिक सिस्टम। सच पॉसिबिलिटीज इज नॉट देयर। हम लोग जो है जो भी हम लोग ये नाइट्रोजन इन्वर्जन फिनोमिना बोला ना, एन इन्वर्जन, इसको आगे देखेंगे। एन इन्वर्जन असाइक्लिक सिस्टम में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है, साइक्लिक सिस्टम इस तरीके का नाइट्रोजन इन्वर्जन नहीं दिखाते। आगे देखेंगे हम लोग, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि नाइट्रोजन इन्वर्जन क्या होता है, बिकॉज अभी के लिए मेंशन कर सकते हो कि साइक्लिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन असाइक्लिक सिस्टम। और भी फैक्टर्स आएंगे, एक और कंसीडर किया जा सकता है अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अनसैचुरेशन की वजह से भी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं एज अनसैचुरेशन इंक्रीजेस, ठीक है, अनसैचुरेशन इंक्रीजेस। ये सभी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ को। अनसैचुरेशन इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस डिक्रीजेस। जैसे ये समझ लो आप, ठीक है, नो डाउट दोनों में डीलोकलाइजेशन है, बट मान लो एक ऐसा केस आ गया जिसमें और ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा हो, लाइक दिस, ठीक है, तब इन दैट केस तो बेसिक स्ट्रेंथ मेजर करोगे तो इस अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ इस वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिर घूमे फिरेगा इस डबल बॉन्ड के साथ,
कॉन्जुगेशन में जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर अनसैचुरेशन का एक पॉइंट आप मेंशन कर देना, एज अनसैचुरेशन इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज फॉर द अमाइंस। ठीक है, ये चारों फैक्टर्स क्लियर है आपको? क्या क्या मैंने बोला? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, जिसकी वजह से परसेंटेज कैरेक्टर में चेंज होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में चेंज होगा। उसके अलावा लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाए, दैट इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन डीलोकलाइज। और थर्ड पॉइंट की बात किया जाए कि साइक्लिक अमाइंस जो भी कंसीडर किया जाए, दैट इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन असाइक्लिक सिस्टम। बट ये कंडीशन मेंशन करना आपकी सेम नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। 3 डिग्री अमाइंस है, इसमें भी उसी तरीके से एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। फिर आपका आ गया अनसैचुरेशन। अगर अनसैचुरेशन इंक्रीज होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज फॉर द अमाइन। प्लीज नोट डाउन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी सिस्टम के बारे में डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ, दैट इज अमीडीन। अमीडीन्स क्लास ऑफ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होता है। और जेई एडवांस जो है कई सालों से क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 बार से इस पे क्वेश्चन रखा हुआ है अमीडीन्स लास्ट के कुछ ईयर्स में। अमीडीन्स का कहानी क्या है देखो आप। अमीडीन्स इस क्लास को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि इसका एक फैमिली मेंबर मैं कंसीडर करूं, दैट इज गुआनिडीन। ठीक है, बहुत रिसर्च चल रहा है आईआईटी में, इसलिए शायद क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंटली। दिस इज द गुआनिडीन मॉलिक्यूल। अब इसकी खासियत क्या होती है? ये अमाइंस के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है। अमाइंस के रिस्पेक्ट में बहुत ही गुआनिडीन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा बेसिक नेचर शो करता है। कैसे देखा जा सकता है? एक तो जो है सिंपली आप देख सकते हो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस नाइट्रोजन में, जस्ट एज्यूम करो कि नाइट्रोजन ए है, नाइट्रोजन ए है, नाइट्रोजन बी है, विच इज गोइंग टू बी मोर बेसिक, बी आर ए? ऑब्वियसली बी इज गोइंग टू बी मोर बेसिक, बी विल बी मोर बेसिक। क्यों ऐसा होगा? B will be more basic than A, more basic than A। ऐसा क्यों होगा? समझना इस बात को, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन का ये लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज है, इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा। पहली बात, ये डीलोकलाइज्ड है, और जो यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये लोकलाइज्ड है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ जाती है, लोकलाइज्ड। ये लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज में कौन सा जो है ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा? जो लोकलाइज्ड है, जो अवेलेबल है वही तो देगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अवेलेबल नहीं हो कैसे देगा? लेकिन ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहीं ना कहीं ये अपने इफेक्ट की वजह से, प्लस एम इफेक्ट की वजह से इस नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। और जो अमाइंस के रिस्पेक्ट में भी कंसीडर किया जाए तो गुआनिडीन या अमीडीन्स मॉलिक्यूल्स हैव मोर बेसिक नेचर। तो यहां पे पॉइंट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि these compounds have, या these have more basic character, या these are, ऐसे लिखा जाए, these are more basic than amines। अमाइन से बहुत ज्यादा बेसिक होंगे। ये तो रही अवेलेबिलिटी से। कैसे? मैंने बोला इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में जब जा रहा है तो ये बी वाले नाइट्रोजन पे हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। एक तो आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोई बोले कि सर आप कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के थ्रू बताओ, तो आप बना लो H+ का अगर मैं प्रोटोनेशन करा दूं तो ये क्या बन के आएगा? ये बन के आएगा NH2+। समझना इस बात को, NH2+, और यहां पे हो गया NH2। अब इसमें देखो आप कि कितना इजीली ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज होगा और इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। जनरली पॉजिटिव चार्ज को ऐसा स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, पॉजिटिव चार्ज को ऐसा स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। और यहां से नहीं, एक नाइट्रोजन नहीं, दो नाइट्रोजन इसको जो है डोनेट करेंगे। तो जब भी मॉलिक्यूल्स ऐसा दिख जाए आपको, अमीडीन लाइक मॉलिक्यूल, लाइक गुआनिडीन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं गुआनिडीन, ऐसा अगर कोई मॉलिक्यूल्स दिख जाए तो आप जो है आंख मूंद के इसके बेसिक स्ट्रेंथ पे टिक लगा सकते हो। सबसे हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ कंसीडर किया जा सकता है। तो कई बार ये पूछ दिया गया कि विच इज गोइंग टू बी मोस्ट बेसिक इन द नेचर, जिसमें भी इस टाइप का जो है कॉन्जुगेशन हो उसमें बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब आइडिया लगाए इसमें कि जैसे कि और भी कंसीडर करें फैमिली मेंबर, जैसे देखना आप CH3, इसको आप देखना, पहले मैं इसको कंसीडर कर लूं, गुआनिडीन मॉलिक्यूल को ही ले लेता हूं, NH2, NH2, ठीक है। इसमें मैं अगर एक चेंजेस करता हूं, एक मॉडिफिकेशन क्या करने जा रहा हूं कि इस वाले ग्रुप को CH3 से रिप्लेस कर दूं, फिर इस वाले ग्रुप को CH3 से रिप्लेस कर दूं। अगर पूछा जाए कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन दिस कंपाउंड,
देख सकते हो ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन प्लस एम इफेक्ट लगाएंगे। पहली बात तो आप प्लस एम से देख लो या इसको प्रोटोनेट करके देख लो, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे जिसकी वजह से जो कॉन्जुगेट बन के आएगा कॉन्जुगेट एसिड वो स्टेबलाइज किया जा रहा है। और इसमें एक नहीं दो जो है NH2 ग्रुप प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड, ठीक है। यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सिंपली ये हो जाएगा। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। जैसे जो है इस तरीके के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आजकल बनते हैं। इसमें ये मॉलिक्यूल जो गुआनिडीन मॉलिक्यूल्स है इस बार कई बार इसको क्वेश्चन में रखा गया, कई बार पूछा गया, ठीक है। ये तो बात रहा हम लोग का गुआनिडीन मॉलिक्यूल का। जैसे ऐसे भी स्ट्रक्चर दे सकता है आपको, इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये भी उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, हो सकता है आपको ऐसे बना के दे दे, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे बना के दे दे और इसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दे, ठीक है। ये क्वेश्चन इतने बार पूछा गया है, आप करने को मिलेगा इसमें, देखना आप। वही सेम कहानी मैं दिखा रहा हूं और कुछ नहीं है। कैसे हो जाएगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अमिडीन्स आर मोर बेसिक, इसीलिए इसको नेम अलग से दे दिया गया अमीडीन्स, ठीक है। अमीडीन्स बोल दिया गया। अमाइन से थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट नेचर रखता है, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। अमीडीन्स आर मोर बेसिक देन अमाइंस, मोर बेसिक देन अमाइंस। Amidins are more basic than amines, but amines लिख सकते हो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। ये अमीडीन का क्लास नहीं है, अमीडीन्स के केस में ये रख सकते हो आप, गुआनिडीन मॉलिक्यूल, और ये रख सकते हो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ NH2 increases electron density, increases electron density at another nitrogen, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर जाएगा एट another नाइट्रोजन। तो ये आप बस ये ध्यान में रखना अमीडीन्स मॉलिक्यूल को। देन नेक्स्ट सिस्टम की तरफ हम लोग मूव करते हैं, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कौन सा, एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक कंपाउंड। इससे भी अब जाके इस पे क्वेश्चन बनना शुरू हुआ है अमीडीन्स मॉलिक्यूल्स को लेके, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ना ये पहले से ही बनते हुए हैं। बेसिक स्ट्रेंथ मैं लिखना चाह रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ नेक्स्ट डाल सकते हो। नेक्स्ट सिस्टम है ये हमारा, दैट इज एरोमेटिक सिस्टम। इसमें कैसे बेसिक स्ट्रेंथ देखा जाएगा, तो तीन फेमस कंपाउंड है, क्या है इसमें देखना। पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं ये, दिस इज आवर पिरिडीन मॉलिक्यूल, पहले भी डिस्कशन में आया होगा पिरिडीन। देन ये आपको पता होगा एनिलीन, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। उसी तरीके से अगर मैं ये इसकी बात करूं, ये हो जाएगा आपका, ये कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा पाइरो। तो ये तीनों के तीनों एरोमेटिक इन द नेचर है। देख लो आप 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ में, सब में 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस ऑल सिस्टम आर एरोमेटिक इन द नेचर। बट यहां से हर बार क्वेश्चन पूछ देता है कि विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, बेसिक, किसका ऑर्डर कैसे फॉलो किया जाएगा। पहले तो आप ये पता करो कि इसमें से लोकलाइज कितने में है और डीलोकलाइज कितने में, तो इसको समझना। इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन रेजोनेंस का पार्ट नहीं होगा। ऐसे कैसे हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा मैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम को बनाना चाहूंगा, ठीक है, जो लोन पेयर को आपको आइडिया दे देगा कि क्यों ये लोन पेयर मैं बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ रेजोनेंस। जैसे कि आप देखो ये p ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के ऊपर एक p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल ये प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल प्रेजेंट। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस प्लेन से बाहर है, जिसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है उस कॉन्जुगेशन से बाहर है, आउट ऑफ प्लेन 90 डिग्री बना रहा है, जो जिस प्लेन में रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है। तो ये मैं इसलिए बोला हूं कि दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड है, ये कहीं भी मूव नहीं करेगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से अगर मैं एनिलीन की बात करूं तो यहां पे तो नो डाउट आप जो है देखोगे कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये क्या होगा,
ये डीलोकलाइज होगा बेंजीन रिंग में, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलता है हम लोग को पाइरोल मॉलिक्यूल में। पाइरोल मॉलिक्यूल की खासियत क्या है कि पाइरोल का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज नॉट ओनली पार्ट ऑफ रेजोनेंस बट दैट इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी आल्सो, बिकॉज इसके लोन पेयर के पार्टिसिपेशन से ये सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम गेन करेगा। देख लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे पाई 1 बनाया गया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ में ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड के साथ साथ पार्ट ऑफ रेजोनेंस, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है। और हम लोग को पता है कि अगर एरोमेटिसिटी में चला गया तो फिर तो इसका जो है नामो निशान नहीं, इस लोन पेयर तो ऐसा प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं इसमें सबसे ज्यादा जो अनअवेलेबिलिटी रहेगी वो इसको लेकर रहेगी, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ये पार्ट ऑफ रेजोनेंस हो गई, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया, सॉरी रेजोनेंस तो है ही, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया, जिसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। इसमें भी रेजोनेंस है बट इसके रहने और न जाने से एरोमेटिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये लोकलाइज्ड है, ये दोनों में डीलोकलाइज्ड है। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड है। यहां पे भी ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज डीलोकलाइज्ड और ग्रेटर एक्सटेंट तक डीलोकलाइज्ड। तो इस केस में एक सिंपल सा ऑर्डर जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जाता है आइसोलेटेड ग्रेटर देन कॉन्जुगेटेड, लिख सकते हो कॉन्जुगेटेड इज ग्रेटर देन एरोमेटिक। ये ऑलवेज ऑर्डर फॉलो करना, ठीक है। किसकी मैं बात कर रहा हूं, लोन पेयर का। अगर लोन पेयर आइसोलेटेड है यानी कि पार्ट ऑफ रेजोनेंस नहीं है तब सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, देन कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेशन में चला गया और देन एरोमेटिक सिस्टम की बात की जाएगी। तो जैसे अगर मान लो कि ये कंसीडर किया जाए कि विच इज गोइंग टू बी मोर बेसिक इन दिस, pyridine, pyridine, pyridine के बाद एनिलीन, और एनिलीन के बाद क्या आ जाएगा आपका, इसको मैं ऐसे लिख दूं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ pyridine is greater than aniline is greater than और pyrrole, ठीक है। दिस इज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। कहीं पे भी लोकलाइज्ड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है ये? तो इसको आप नोट डाउन कर लो। इससे बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, इवन कि रिसेंटली 2019 में जो एनटीए ने पेपर बनाए थे उसमें भी ऐसे क्वेश्चन रखे थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि pyridine ज्यादा बेसिक इन नेचर होगा कंपेयर टू पाइरोल। pyridine और पाइरोल हमेशा साथ साथ जो है आपको देखने को मिलेंगे, और बीच में एनिलीन को भी घुसा देगा। एनिलीन में रेजोनेंस हो रहा है बट उतने एक्सटेंट तक रेजोनेंस नहीं हो रहा है जितना पाइरोल तक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग जो है और भी सिस्टम देखेंगे जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक सिस्टम होगा यानी कि एनिलीन होगा उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ कैसे अल्टर किया जाएगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर दो, फिर हम लोग नेक्स्ट सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम हम लोग देखने जा रहे हैं दैट बेसिक स्ट्रेंथ के केस में, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। देखिए आप सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ठीक है। एनिलीन का पता चल गया, एनिलीन अदर जो एलिफेटिक अमीन है ना उससे तो जो है लेस बेसिक होगा ही, बिकॉज देयर इज द रेजोनेंस, डीलोकलाइज हो रहा है। तो उसमें तो आइडिया लग जा रहा है कि आपका जो एनिलीन है वो लेस बेसिक है कंपेयर टू जितने भी एलिफेटिक अमीन है। एरोमेटिक अमीन्स लेस बेसिक होंगे, वो भी आप मेंशन कर सकते हो कहीं साइड में नोट्स में कि एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन, ये आप मेंशन कर सकते हो। देन हम लोग मूव करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ वेरी करेगा, ठीक है। समझना इस बात को कि क्या मैं बोल रहा हूं कि एनिलीन के केस में अगर मान लो आपने प्रोटोनेट किया, ठीक है, ऐसे ही समझते हैं कि कोई ग्रुप प्रेजेंट है। अब अर्थो मेटा पैरा देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किया जाएगा। ये अगर प्रोटोनेशन में जाता है, ठीक है, पहली बात दो तरीके से इसको समझना हो, ठीक है। एक मैं बोला अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अगर कोई ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है, जस्ट मेंशन कर दे रहा हूं, मान लो कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा बेंजीन रिंग पे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाएगा ग्रुप से तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसमें कि आपका प्लस एम ग्रुप भी आ सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वाला भी हो सकता है, या प्लस आई ग्रुप हो सकता है। इंक्रीजेस क्या करेंगे, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
दैट इंप्लाइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां इंक्रीज करेंगे? बेंजीन पे। बेंजीन पे इंक्रीज करेंगे तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन उतना विड्रॉ नहीं करेगा, तो इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इंप्लाइज बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, दैट इंप्लाइज बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। अदर के केस में क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तब इन दैट केस, जैसे कि माइनस एम ग्रुप हो, माइनस आई ग्रुप हो, तो ये क्या करेंगे? डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इंप्लाइज बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि जो ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ में, इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। अगर रिलीज कर रहे हैं तो कितने एक्सटेंट तक रिलीज कर रहे हैं, और जब बात करेंगे जब, तो इन दैट केस बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा ग्रुप हो गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जा रहा है और डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज। करेक्ट ना? अब आप इस कहानी को समझना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक आता है एसआईपी इफेक्ट। एसआईपी ये क्या है? एसआईआर इफेक्ट का भाई ये क्या नहीं, ये देखना, ये है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। जस्ट एक उल्टा काम है, जिस तरीके से वहां पे ये काम कर रहा था एसआईआर इफेक्ट, यहां पे एक उल्टा काम करेगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। बस समझते हैं ऐसा क्यों हो। ठीक है, समझना आप, प्रोटोनेशन ये क्या इफेक्ट डालेगा। देखो, जब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होगा ना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन अगर मैं लूं, मान लो यहां पे ग्रुप प्रेजेंट है ए, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, अब क्या करेगा कि ये अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो अगर प्रोटॉन आता है इसको प्रोटोनेट करने के लिए, राइट, ये आता है इधर अप्रोच करता है कि प्रोटोनेट हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक हिंड्रेंस इसका जो प्रोटोनेशन होगा वो इनहिबिट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। ये समझ में आता है क्या? वहीं से मीनिंग निकल के आया, इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, तो यहां पे ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो यहां पे आप लिखना चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मैं लिखा देता हूं, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस क्या देखने को मिलेगा आपको? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन decreases in ortho substituted। अब इसका रिजल्ट क्यों देखने को मिलेगा? अब प्रोटोनेट ही नहीं कर पा रहे तो बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन will be lesser than basic strength of aniline itself, basic strength of aniline itself। समझना इस बात को। तो जो ये केस क्या देखने को मिलता है कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस जो प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रोटोनेशन में डिक्रीज हो जाएगा, तो इन दैट केस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ऐसे लिख दिया जाए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन विल बी लेस देन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से बेसिक स्ट्रेंथ उसका कम होगा, और से हम लोग नहीं बोल सकते, बट एटलीस्ट एनिलीन के रिस्पेक्ट में मैं ये बोल सकता हूं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन विल बी लेस बेसिक देन एनिलीन इटसेल्फ, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप। यही हम लोगों ने एसआईआर में भी बोला था, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यहां भी मैं बोल रहा हूं वीकर बेस होगा। ठीक है, विल बी लेसर देन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है उसके नहीं मतलब है, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, नेचर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये रहा आपका एसआईपी एसआईपी इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, जिसमें कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है डिक्रीज हो जाएगा। एक और इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज एसआईआर इफेक्ट। अब एसआईआर इफेक्ट किस में काम करेगा? एनिलीन में काम करेगा। यहां ध्यान रहे, यह पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, एसआईआर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन
एनिलीन ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ NH2, ड्यू टू स्मॉलर, SIR इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो SIR इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन द एनिलीन ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ NH2। क्योंकि ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर SIR इफेक्ट काम कर रहा है क्या, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस काम कर रहा है क्या, क्या ऐसा हो रहा है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस में नहीं जाना चाह रहा है? ऐसा नहीं होता है, SIR इफेक्ट यहाँ पे नहीं देखते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार लोग जो है आके डाउट पूछने लगते हैं कि SIR इफेक्ट भी काम करेगा क्या एनिलीन में? नहीं, लेकिन हाँ एक जगह काम कर सकता है SIR इफेक्ट। कहाँ वर्क करेगा? तो N, डाइसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, N, डाइसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में आपको SIR इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एनिलीन कैसे? तो देखो आप, तो अगर मैं कंसीडर करूं इसमें N, डाइसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में, अब होगा क्या कि ये NH2 का साइज स्मॉलर था, लेकिन अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं किसी ग्रुप से, जैसे इथाइल ले लिया, मिथाइल आपने ग्रुप ले लिया, तो होगा क्या कि ये बल्कियर ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब बल्कियर ग्रुप में क्या केस होगा कि अगर मैं इसको ए ग्रुप लेता हूं, ठीक है, तो ए ग्रुप की वजह से इसमें क्या देखने को मिलेगा? स्टेरिक रिपल्सन। अब जब ये स्टेरिक रिपल्सन होगा ना, तो नाइट्रोजन जो है आउट ऑफ प्लेन निकल के आ जाएगा, आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा। ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन यहां पे ये नाइट्रोजन जैसे ही आउट ऑफ प्लेन जाएगा, बेंजीन के साथ जो रेजोनेंस है वो कम होगा, और बेंजीन के साथ रेजोनेंस कम होगा तो इन दैट केस बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इस सिस्टम के अंदर SIR इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये लिख सकते हो कि ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, इस केस के लिए ये अप्लाई करना है, इसमें मत अप्लाई करना आप। SIR इफेक्ट इसमें नहीं काम करेगा, SIP इफेक्ट काम करेगा। इस वाले केस में SIR इफेक्ट काम करेगा। जब N, डाइसब्स्टिट्यूटेड होगा तो क्या देखने को मिलता है? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज आउट ऑफ प्लेन, गोज आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? तो जो है रेजोनेंस, जैसे हम लोगों ने बोला था उस केस के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, यहां पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये V शेप्ड है और बल्कियर ग्रुप है, तब हम लोग SIR इफेक्ट देख पा रहे हैं। तो क्या देखने को मिलेगा कि रेजोनेंस विथ बेंजीन, रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग डिमिनिश्ड, क्योंकि अब बेंजीन रिंग क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ कर रहा था, क्योंकि जो है ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ रेजोनेंस में जाना चाह रहा था। अब जैसे ये आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा, क्या देखने को मिलेगा कि रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग डिमिनिश्ड, दैट इंप्लाइज बेसिक स्ट्रेंथ, दैट इंप्लाइज बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? SIP इफेक्ट कहां पे काम करेगा और SIR इफेक्ट कहां पे काम करेगा, दोनों को मैंने अगल बगल ही डिस्कस कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। SIP काम करता है एनिलीन के केस में और SIR काम करता है N, डाइसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। यहां पे आप कोई भी ग्रुप रख दो तो ये बल्कियर ग्रुप हो जाएगा, हाइड्रोजन के अलावा। हाइड्रोजन में क्या है कि हाइड्रोजन का साइज स्मॉलर है, लेकिन अदर ग्रुप बल्कियर अगर हो जाते हैं तो क्या ऑब्जर्व किया जाएगा कि स्टेरिक रिपल्सन की वजह से नाइट्रोजन गोज आउट ऑफ द प्लेन, तो रेजोनेंस विथ बेंजीन थोड़ा सा डिमिनिश्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते चलते हैं जो है इसके बेसिस पे, जो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ है इस पे हम लोग करेंगे। प्लीज नोट डाउन। तो आपके सामने कुछ कंपाउंड मैंने रख लिया है, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का केस। आपको क्या करना है इस केस में? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। एक बार वीडियो पॉज करके कुछ से ट्राई कर लो, देन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए इसमें। तो यहां पे तीन कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या यूज करना है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, और साथ साथ SIP और SIR को भी ध्यान में रखना है। जब एनिलीन होगा तो SIP ध्यान में रखना, और जब ये N, डाइसब्स्टिट्यूटेड होगा तो SIR को ध्यान में रखा जाएगा। तो आइए बात करते हैं इस केस में। तो यहाँ पे ये -M ग्रुप है, -I ग्रुप है, और साथ साथ में SIP भी काम कर रहा है। ये -I ग्रुप है केवल यहाँ पे -M ग्रुप है और -I ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा इस केस में आप समझो तो सबसे लास्ट वाला फोर्थ वन हो जाएगा। फोर्थ को फॉलो करेगा कौन सा, क्योंकि इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं, -M इफेक्ट नहीं है, तो फोर्थ के बाद आ जाएगा सेकेंड। मैं ऐसे लिख दूं क्या? अर्थो मेटा पैरा। तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपका एनिलीन, एनिलीन को फॉलो करेगा आपका मेटा, मेटा के बाद पैरा या अर्थो,
पैरा देन अर्थ। अर्थों में एसआईपी भी तो काम कर रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा है इस वाले से। इस वजह से क्या देखने को मिलेगा कि जो अर्थ वाला है वो है कम बेसिक होगा, लिस्ट बेसिक होगा। एसआईपी भी काम कर रहा है ना, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन काम कर रहा है। इसकी बात करते हैं तो माइनस आई काम कर रहा है जो कि डोमिनेट करेगा इसके प्लस एम इफेक्ट पे। यहां पे केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है जो कि थोड़ा कम होगा इस वाले से। इस पे माइनस एम इफेक्ट जो कि डोमिनेट करेगा इसके प्लस एम इफेक्ट पे। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। वंस अगेन फिर से एनिलीन का ही नंबर आएगा। एनिलीन क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं। एनिलीन के केस में ऐसा कुछ नहीं, कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं। उसके अलावा अब आओ इसमें देखो आप, केवल और केवल आपका जो माइनस आई भी है प्लस एम है, माइनस आई थोड़ा सा कम हो जाएगा यहां से आते आते। तो मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, एनिलीन के बाद आ जाएगा आपका पैरा, पैरा के बाद मेटा और अर्थो में वैसे ही पता है कि अर्थो जो है लेस बेसिक होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लो इसमें, इस केस में यहां पे एसआईपी भी लिखते चलो। ठीक है, यहां देख लो आप, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट और एसआईपी इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों के दोनों फैक्टर्स इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। यहां पे केवल और केवल प्लस आई इफेक्ट। यहां भी बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसमें किसका होगा जब हम लोग CS3 की बात करेंगे। तो देखो आप, तो यहां पे CS3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी है और प्लस आई इफेक्ट है। तो मैं लिख सकता हूं पैरा सबसे ज्यादा होगा। पैरा के बाद इस वाले को कंसीडर किया जाएगा मेटा, बिकॉज इसका प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। फिर आपका आ जाएगा ये वाला एनिलीन, क्योंकि बोला गया कि एनिलीन से लेस बेसिक होगा अर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। हो गया अर्थ। ठीक है, क्लियर है। इसकी बात कर ले तो ये आपका प्लस एम इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट भी है और साथ साथ में एसआईपी इफेक्ट भी काम कर रहा है। इसकी बात कर ले तो केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। इसकी बात कर ले तो प्लस एम इफेक्ट भी काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है, क्योंकि प्लस एम डोमिनेट करेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो सबसे ऊपर इस केस के लिए कौन सा जाएगा अगर आप देखो तो पैरा, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करेगा इसके माइनस आई इफेक्ट से। पैरा के बाद हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एनिलीन को, और एनिलीन के बाद देखना यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि ये साथ में प्लस एम इफेक्ट भी दिखा रहा है और एसआईपी इफेक्ट भी तो काम कर रहा है। बट नेट रिजल्ट देखते हैं तो इसका हम लोग मेटा का ज्यादा देखते हैं अर्थो के रिस्पेक्ट, या अदर वे राउंड, सॉरी, अर्थो का मेटा के रिस्पेक्ट। मैंने बोला कि एनिलीन के रिस्पेक्ट में ये लेस बेसिक होगा, मैंने ये नहीं बोला कि मेटा के रिस्पेक्ट में होगा। एनिलीन के रिस्पेक्ट में ये लेस बेसिक होगा, वो फॉलो भी कर रहा है कि एनिलीन के रिस्पेक्ट में जो अर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है दैट इज गोइंग टू बी द लेस बेसिक। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। इस केस में क्या करना है, देखो आप, सब में एसआईपी इफेक्ट काम करे, बट किसमें ज्यादा काम करेगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन बल्कियर साइज है, तो जिसमें एसआईपी इफेक्ट ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या देखोगे, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन फोर्थ। एज इधर से इधर आप जा रहे हो तो एसआईपी इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज। यहां पे कहानी ट्विस्ट हो जाएगी, कहानी क्यों अलग हो जाएगी, बिकॉज यहां पे एसआईपी की जगह एसआईआर इफेक्ट काम करने जा रहा है। तब एसआईआर इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इधर से इधर आओगे तो एसआईआर इफेक्ट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो यहां से यहां जाए तो हम लोग बोलेंगे फोर्थ इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है, तो ये तो हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ का, राइट, सफिशिएंट हम लोगों ने वर्क किया इस पे। प्रॉब्लम जो है असाइनमेंट के थ्रू भी देखो, आप असाइनमेंट करो और उसका असाइनमेंट का सोल्यूशन देखो, उसमें अच्छे प्रॉब्लम डिस्कशन में किए जाते हैं, कुछ कुछ हिंट वहां पे बताए जाएंगे। तो ये आप देख लो, इसको नोट डाउन कर लो। आगे हम लोग जो है लास्ट लेक्चर रखेंगे हम लोग GOC 2 का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉटोमरीज, एक लॉन्ग अवेटिंग जो है पोर्शन है स्ट्रक्चरल आइसोमरीज का, जो जिसमें हम लोग जो है GOC का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, GOC 1 का। तो वहां पे हम लोग डिस्कशन रखेंगे टॉटोमरीज का, इसको आप नोट डाउन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।